Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का लास्ट टॉपिक होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो इसमें हम पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस को लेंगे। तो चलिए अब हम एडवांटेजेस के बारे में पहले बात करते हैं। इसकी जो पहली एडवांटेज है वो ये है, द मेथड्स यूज्ड बाय बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट्स आर क्वाइट साइंटिफिक एंड और नोन फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। यानी बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट्स ने जो भी मेथड्स यूज़ किए हैं वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, उनमें प्रिसाइसनेस है, उनमें एग्जैक्टनेस है, उनको कभी भी रिप्लिकेट किया जा सकता है, उनको कभी भी दोहराया जा सकता है और दोहराने के बाद भी हमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसकी जो सेकंड एडवांटेज है वो ये है कि बिहेवियरिस्ट्स पेड मच मोर इम्पोर्टेंस ऑन द नर्चर साइड ऑफ द नेचर नर्चर डिबेट। ठीक है ना। तो यानी बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने नर्चर पे ज़्यादा जोर दिया। बिहेवियरिस्ट्स का यही मानना है कि हमारा जो बिहेवियर है इसको एनवायरनमेंट ही शेप करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, चाहे वो हमारा जो बिहेवियर है वो एडेप्टिव हो या मल एडेप्टिव हो। ठीक है ना। तो बिहेवियरिज्म की जो तीसरी एडवांटेज है वो ये है कि इट इज मेथड्स आर क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एंड सिंपल टू पुट इनटू प्रैक्टिस। तो इसकी जो फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि बिहेवियरिस्ट्स ने जो भी टेक्निक्स दिए हैं, बिहेवियरिस्ट्स ने जो भी मेथड्स यानी फॉर्मुलेट किए हैं, उन मेथड्स के थ्रू हम लोगों का जो है बिहेवियर शेप अप कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को हम मोल्ड कर सकते हैं, लोगों में हम डिजायरेबल बिहेवियर ला सकते हैं, लोगों में हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को अंडू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो फिफ्थ एडवांटेज है वो ये है कि इट्स मेथड्स, इट इज टेक्निक्स और suitable and applicable for any age and any ability। यानी इन मेथड्स को किसी भी एज ग्रुप पे अप्लाई किया जा सकता है, चाहे यानी ये टीन एजर्स पे भी एप्लीकेबल है, एडोलसेंट्स पे भी एप्लीकेबल है, एडल्ट्स पे भी एप्लीकेबल है, इवन ये ओल्ड पर्सन्स पे भी एप्लीकेबल है। हर तरह के एबिलिटी के लोग इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। चाहे वेयर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। आई होप कि आपने इन एडवांटेजेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो चलिए पहले हम सिगमंड फ्राइड का क्रिटिसिज्म लेते हैं। सिगमंड फ्राइड ने बिहेवियरिस्ट्स को क्रिटिसाइज किया। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि behaviorists didn't take into consideration the role of unconscious mind as far as our behavior is concerned। उसके बरक्स सिगमंड फ्राइड ने कहा कि बिहेवियरिस्ट्स ने सिर्फ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर पे जोर दिया। जिसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने बिहेवियरिस्ट्स को इस चीज़ पर क्रिटिसाइज किया कि वी आर नॉट born with blank slate। इसके बरक्स सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि वी आर born with eros and thanatos, that is to say we are born with life instinct and death instinct। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। वी आर बॉर्न विथ ब्लैंक स्लेट, ये स्टेटमेंट गालिबन जेबी वाटसन का स्टेटमेंट है। तो इसीलिए जेबी वाटसन ने ये बताया था कि गिव मी ए डजन हेल्दी इन्फेंट एंड आई कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ देम। मैं चाहूँ तो किसी को डॉक्टर बनाऊँ, मैं चाहूँ तो किसी को इंजीनियर बनाऊँ, मैं चाहूँ तो किसी को सिविल सर्वेंट बनाऊँ, मैं चाहूँ तो किसी को रोग बनाऊँ, मैं चाहूँ तो किसी को इवन क्रिमिनल बनाऊँ। तो मैं जिस तरह का एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करूँगा वैसा वो बनेंगे। तो इस तरह जो है जेबी वाटसन का ये मानना था कि इट इज़ द एनवायरनमेंट दैट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइव्स। ठीक है ना। तो अगर तो इसकी जो दूसरी एडवांटेज है वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट्स की तरफ से है। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि हमारी जो शख्सियत है, नो डाउट इसमें नर्चर का भी रोल है लेकिन नेचर का भी इसमें एक डोमिनेंट रोल है। यानी बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको हेरिडिटी बहुत हद तक मुतासिर करती है, उसको हेरिडिटी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस
करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे जब पैदा होता है वो कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है, वो कॉग्निटिव फैकल्टीज़ के साथ पैदा होता है। तो ये यानी इन कॉग्निटिव फैकल्टीज़ को मेनली जो है हेरिडिटी डिटरमाइन करती है। इसी तरह इनका ये भी मानना था, हम में जो एबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि हमारे टैलेंट्स, हमारे कैपेबिलिटीज़, वो भी जो है मेनली हेरिडिटल होती हैं। तो इस तरह जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनका ये मानना था कि बिहेवियरिस्ट्स fail to take into account the innate and genetic factors that shapes and determine our behavior। तो चले अब हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट्स का क्रिटिसिज्म लेते हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि बिहेवियरिस्ट्स जो हैं उन्होंने ह्यूमनिज्म को डिसरिगार्ड किया बाय कंपेयरिंग ह्यूमन्स विद द एनिमल्स। यानी बिहेवियरिस्ट्स का ये मानना है ह्यूमन्स और एनिमल्स सेम हैं, जिस तरह एनिमल्स चीज़ों को लर्न करते हैं उसी तरह ह्यूमन्स भी लर्न करते हैं। तो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको डिसरिगार्ड से ताबीर किया। तो इसके अलावा ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट्स ने बिहेवियरिज्म को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया कि बिहेवियरिस्ट्स डिडंट टेक इनटू कंसिडरेशन द फ्री विल ऑफ ए पर्सन। यानी हमारे पास जो चॉइस होता है, फ्री विल होता है, बिहेवियरिस्ट्स ने उसको ओवरलुक किया। तो क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है इसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। हम अपने एबिलिटीज़ को, हम अपने टैलेंट्स को, हम अपने कैपेबिलिटीज़ को, हम अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज तभी कर सकते हैं जब हम अपने फ्री विल का यूज़ करेंगे। हम तो चले अब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स का क्रिटिसिज्म लेते हैं। जैसे कि बिहेवियरिस्ट्स का मानना है जो भी चीज़ें हम एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, जो भी चीज़ें हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, वहाँ हमेशा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के दरमियान एक एसोसिएशन डेवलप होता है। तो बिहेवियरिस्ट्स का ये मानना है कि लर्निंग हमेशा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के एसोसिएशन से वजूद में आती है। लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि बिहेवियरिस्ट्स जो हैं उन्होंने मीडिएशनल प्रोसेसेस का रोल जो है उसको ओवरलुक किया। यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है जब हम चीज़ों को रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उस वक्त जो है हमारे मीडिएशनल प्रोसेसेस जो है वो इन ऑपरेशन होते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है जब भी हम चीज़ों को रेस्पॉन्ड करते हैं हम सिंपली यानी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बल्कि रेस्पॉन्स के दरमियान, लेकिन रेस्पॉन्स के दौरान हमारे जो मीडिएशनल प्रोसेसेस हैं उनका भी उसमें रोल होता है। जैसे कि हमारी थिंकिंग का उसमें रोल होता है, हमारी मेमोरी का उसमें रोल होता है, हमारी इंटेलिजेंस का उसमें रोल होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग का उसमें रोल होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का उसमें रोल होता है। लेकिन बिहेवियरिस्ट्स ने मीडिएशनल प्रोसेस के रोल को साइडलाइन किया, इसको इग्नोर किया, इसको ओवरलुक किया। तो these were some of the disadvantages of behavioral school of thought। आई होप कि आपने आज के टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद दीज वर्ड्स I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.